everyone, this is Shefali here. Welcome to the तथागत IAS ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं शेफाली आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने हाल ही में करंट अफेयर्स या न्यूज़ में सुना होगा कि WHO ने ऑन 6 अक्टूबर को एक वैक्सीन को अप्रूव किया है और ये जो वैक्सीन है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज मलेरिया। तो आइए आज हम जानते हैं थोड़ा सा मलेरिया और इसकी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूंगी आपके साथ वैक्सीन। सबसे पहले तो मलेरिया की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बनी, मलेरिया की वैक्सीन को बनने में इतना समय क्यों लग गया, मलेरिया की डिजीज होती कैसे है, तो इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं। तो आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा पहले मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि मलेरिया होता कैसे है। तो आइए सबसे पहले तो ये पता हो कि मलेरिया की जो डिजीज है वो होती कैसे है। तो मलेरिया की जो डिजीज है, ये जो डिजीज होती है बाय प्रोटोजोआ, यानी कि इस डिजीज को जो कॉज्ड करता है वो कौन करता है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में भी कौन करता है प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो प्रोटोजोआ हैं वो क्या है। जब भी आप एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड करते हैं तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। पहला जो एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन है दैट इज प्रोटोजोआ और दूसरा जो है वो मेटाजोआ है। बट समस्या यही है कि ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ जो है दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिर्फ एक ही सेल से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक ही सेल से ग्रोथ करते हैं, एक ही सेल के साथ डाइजेशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में जैसे आपके साथ अभी मैंने बात की कि जो मलेरिया का कॉज करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होगा, एक ही सेल से बने ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल के थ्रू क्या करेंगे, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सारी प्रोसेस उनकी एक ही सेल में होती है। इसका एग्जांपल देखा हमने प्लाज्मोडियम। अब ये तो हो गया मलेरिया का कॉज, यानी कि मलेरिया होता किससे है। बट एक होगा मलेरिया स्प्रेड कैसे होगा, यानी कि इसका एक वेक्टर होगा। तो जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज, यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसको कैरी कौन करके रखता है, तो ये कैरी करके रखता है, इस मॉस्किटो का नाम क्या है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज। अब ये जो प्लाज्मोडियम है जो कॉज करता है जो मॉस्किटो है वो क्या है, वो सिर्फ एक बैक्टर है। तो आखिर ये जो डिजीज है वो हमें होती कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग के। सपोज दैट इन ह्यूमन किसी भी फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज ने आपको सक करने की कोशिश की। ठीक है, जैसे ही इस मॉस्किटो ने आपको सक करने की कोशिश की, यानी कि आपके ब्लड को सकिंग करने की कोशिश की, तो आपको पता है कि मॉस्किटो के पास जो है वो 6 डिफरेंट टाइप की नेडल्स होती हैं। अब इन 6 डिफरेंट टाइप की नेडल्स का यूज करके ये ह्यूमन के ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, अब इस सकिंग के दौरान आप देख रहे हैं सबसे पहली बात तो फीमेल मॉस्किटो जो है वो सक क्यों करती है, यानी कि ब्लड क्यों लेती है, वो उसे क्या चाहिए। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ह्यूमन ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज प्रोटीन। अब इसमें ऐसा कौन सा प्रोटीन है, तो जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो ह्यूमन के ब्लड से एक प्रोटीन जिसका नाम है कौन सा प्रोटीन, दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए ये ह्यूमन के ब्लड को क्या करती हैं, लेती हैं। अब इस ब्लड का वो यूज कहाँ करती हैं, तो फीमेल मॉस्किटो अपने रिप्रोडक्शन के लिए इसका यूज करती हैं। अब देखना ये है कि यहाँ से उसने आपके ब्लड को क्या किया, सक किया। अगर इस मॉस्किटो में कौन है जो कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि मलेरिया का जो कॉज है वो कौन है, प्लाज्मोडियम। अगर ये प्लाज्मोडियम इस मॉस्किटो में है तो ये क्या करेगा, इस सकिंग के थ्रू जो प्लाज्मोडियम है वो आपके ब्लड में छोड़ देगा। क्या करेगा, ये मॉस्किटो जैसे ही इसने सक किया तो इस सकिंग के दौरान ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या करेगा, वो आपके ब्लड में छोड़ देगा। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं। तो जो आपकी मलेरिया की जो प्रोसीजर है ये 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। पहला पार्ट है, देख लिया हमने कि ये मॉस्किटो में करेगा, यानी कि जब प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में प्रेजेंस रहते हैं तो इनको बोला जाता है स्पेरोजोइट्स। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें कॉज यहीं से हो रही है ना डिजीज। तो देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में जैसे ही ये ब्लड के अंदर गया तो सबसे पहले ब्लड पहुंचा। अब काम यहां से शुरू नहीं होगा, ब्लड में पहुंचने के बाद ही सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद ह्यूमन के लीवर में पहुंचेगा, यानी कि
इस पोर्शन में, ब्लड के बाद लीवर में जाके क्या करेगा, तो लीवर में जाके ये प्लाज्मोडियम वहां मैच्योर करेगा खुद को, ठीक है। जैसे ही ये लीवर में मैच्योर हो जाएगा एंड देन फिर से ये आपके कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, और इस बार ब्लड में आके किसको इन्फेक्ट करेगा, आपकी जो आरबीसी है, ये उन आरबीसीज के अंदर क्या करेगा, धीरे से एंटर करेगा और अपनी ग्रोथ जो है यानी कि खुद को और नंबर्स में बढ़ा लेगा। जैसे ही इसने नंबर में, सपोज दैट मानते हैं कि ये एक आरबीसी है, जैसे ही आपका प्लाज्मोडियम इस आरबीसी के अंदर एंटर किया तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम बढ़ जाएगा, जिससे आरबीसी जो है वो क्या कर जाएंगी, ब्लास्ट कर जाएंगी। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि मलेरिया कॉज कैसे होता है, यानी कि इसका कॉजिंग कौन है एजेंट, तो दैट इज प्लाज्मोडियम। फिर हमने ये देखा कि इसको स्प्रेड कौन करता है, तो ये भी देखा हमने कि जो प्लाज्मोडियम है इसको कैरी करके रखा हुआ है किसने, मॉस्किटो ने, ये देखा। अब बात करते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन क्यों नहीं थी अभी तक। हमने देखा कि सबसे पहले तो रीजन से ये है कि ये जो ह्यूमन का इम्यूनिटी सिस्टम है उससे खुद को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इसकी साइकिल का, क्योंकि ये 2 साइकिल में अपने आप को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के बारे में 6 अक्टूबर को WHO ने कहा है कि अब जो है मलेरिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। अब जब वैक्सीन अवेलेबल है तो इसका कुछ नाम है, और ये जो है WHO अप्रूव्स फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन, इसका नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स इसका नाम है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इस मॉस्क्यूरिक्स को किसके द्वारा बनाया गया है, ये कैसे काम करता है, और इसमें किस किस का पार्टिसिपेशन है। तो इस वैक्सीन को जो है RTS-SAS01 के नाम से भी जाना जा रहा है। अगर इसकी ट्रेड नेम की बात की तो मॉस्क्यूरिक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। मलेरिया की जो वैक्सीन का इनिशिएट है वो किसने लिया है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, दैट इज यूके की ये जो एक फार्मा कंपनी है ये, प्लस ग्लोबल नॉन प्रॉफिट पाथ्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के ही इनिशिएटिव से क्या हुई है, ये वैक्सीन तैयार हुई है। इसके अलावा इनको फंडिंग किसने की है, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको फंडिंग हुई है। प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर इसमें कौन सा यूज किया गया है, तो दैट इज आपके जो एमपीपीएससी के पेपर, एमपीपीएससी का जो पेपर 3 है उसकी जो यूनिट 7 है वहां क्या बताया है आपको, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में एक क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। यानी कि 2 डीएनए को आपस में एडिटिंग करके, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके आप क्या करेंगे, वैक्सीन बनाया जाएगा। तो हमने पता किया कि वैक्सीन का क्या है, किसने बनाई है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस, यानी कि ये वर्क कैसे करेगी। तो ये क्या करेगी, ये टारगेट करेगी प्रोटीन को, ये क्या करेगी, टारगेट करेगी प्रोटीन को सर्कम स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो प्लाज्मोडियम है उनकी, जब कह सकते हैं कि उनको छोटी अवस्था, प्लाज्मोडियम की एकदम प्राइमरी स्टेज को ही क्या कहा जाता है, स्पोरोजोइट। यानी कि जब स्पोरोजोइट को मैच्योर ही नहीं होने दिया जाएगा लीवर में, तो वो कैसे कहाँ जाएंगी, आरबीसीज में जाएंगी, और जब आरबीसीज में ही नहीं जा पाएंगी तो आरबीसी ब्लास्ट नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि ये कैसे काम करेगी, ये लीवर के इन्फेक्शन से बचाएगी, सबसे पहले लीवर में जाने से, ताकि ये मैच्योर ना हो पाए, मल्टीप्लाई ना कर पाए, और हमारी रेड ब्लड सेल को क्या ना कर पाए, इन्फेक्ट ना कर पाए। जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो डिजीज के सिम्टम्स भी नहीं होंगे। बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है वो कितनी स्टेजेस, यानी कि इसमें जो 4 इंजेक्शन है उनका यूज किया जाएगा। ये 4 इंजेक्शन जो है एज अ वैक्सीन यूज किए जाएंगे। इसके 4 डोज है, और ये कितनी एज के लिए, तो अंडर द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल की उम्र के बच्चों को तक के बच्चों के लिए 4 डोज में ये जो वैक्सीन है वो कंप्लीट की जाएगी। तो ये रहा मलेरिया की वैक्सीन, यानी कि अब मलेरिया जो है वो क्योरेबल है। लेकिन यहाँ फिर से एक ट्विस्ट है, ये जो वैक्सीन है इसमें बताया है कि ये जो वैक्सीन है वो किसके लिए कारगर है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए, ना कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के लिए। तो कह सकते हैं कि मलेरिया क्योरेबल तो है,
लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए, ना कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। आई होप ये डिस्कशन आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू।